नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चुनावी माहौल से। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में कर्नल रावत का कहना है कि उनके परिवार और भाजपा की विचारधारा बहुत मिलती जुलती है। ऐसे में वो बीजेपी ज्वाइन कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर पार्टी की मंजूरी मिलती है तो वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बता दें कि दिवंगत सीडीएस रावत उत्तराखंड में काफी एक्टिव थे और गत 2 वर्ष पूर्व ही जब वो केदारनाथ और गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद 19 सितंबर 2019 को पत्नी संग बतौर सीडीएस उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक में स्थित एक अपने ननियाल थाती गांव पहुंचे और गांव के हर ग्रामीण से मिले। उन्होंने बड़ी अहमियत मिली उन्हें और आत्मीयता भी मिली। तो गांव का हर व्यक्ति उन्हें अपने बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा था। इसी दौरान आपको बता दें कि ग्रामीणों की परेशानियों को सुनकर और देखकर उनके मन में भी यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने की टीस उठाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा था कि पहाड़ों से पलायन सबसे बड़ी चिंता है, जिसके लिए वो समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते रहते हैं। और काशीपुर सीट पर 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस का सूखा समाप्त करने की बड़ी चुनौती है। इसी के लिए पार्टी फूक फूक कर अब कदम आगे बढ़ा रही है। काशीपुर सीट पर हरीश रावत गुट और प्रीतम गुट के बीच चल रही टिकट की लड़ाई अब वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस अब इस सीट पर प्लान बी पर काम करती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो इस सीट पर ऐसा दावेदार लाया जा सकता है जिसके आने से पार्टी में विद्रोही की स्थिति पैदा ना हो। इसी कड़ी में पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के पुत्र नरेंद्र सिंह को पिछले दिनों दिल्ली तलब किया गया था। तो वहीं मामले में नरेंद्र सिंह का कहना है कि वरिष्ठ कांग्रेसियों की बैठक के बाद उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। देखते हैं कि क्या कुछ होगा, लेकिन बताते चलें कि काशीपुर कांग्रेस में इस बार टिकट के मुख्य दावेदारों में महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और पूर्व प्रत्याशी रह चुके मनोज जोशी और मुक्ता सिंह का नाम चल रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले 8 साल से स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले संदीप सहगल का टिकट कटने पर स्थानीय स्तर पार्टी में बगावत देखने को मिल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर मनोज जोशी और मुक्ता सिंह का नाम आगे करने पर यही स्थिति सामने आ सकती है। मामले में कांग्रेस के बीच इस सीट पर मंथन भी चल रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस ऐसा नाम आगे करना चाहती है जिससे दोनों ही खेमों में सर्वसम्मति बनाई जा सके। विधानसभा के मौजूदा चुनाव में पूर्व सांसद केसी बाबा ने पत्र लिखकर संदीप सहगल को टिकट देने की पैरवी की थी। ऐसे में संदीप सहगल भी बाबा के बेटे को लेकर खुले तौर पर विद्रोह में नहीं आ सकते हैं। तो वहीं चुनावी समर में इलेक्शन कमीशन ने निगरानी बढ़ा दी है। रुद्रपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार सवार लालपुर निवासी व्यक्ति के पास से 8.39 लाख की नकदी बरामद की है। इनमें करीब 22,02,800 रुपए इंडियन करेंसी और 48,09,500 कनेडियन करेंसी और 25,06,078 यूएस की करेंसी ऑस्ट्रेलियन करेंसी बरामद की गई। बाद में दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर पुलिस ने नकदी जब्त करते हुए लॉकडाउन उल्लंघन पर चालान काट दिया। सीओ सिटी अभय कुमार ने बताया है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बुधवार की देर रात ही कोतवाल विक्रम राठौर, एसएसआई सतीश कापड़ी और एसआई प्रदीप कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार आचार संहिता और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। और कांग्रेस में आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस के टिकट 1-2 दिन में घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार शाम को होगी और इसके बाद प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित की जा सकती है। बता दें आपको कि सीईसी की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सीट पर निर्णय कर सकते हैं। इस दौरान अभी तक डीडीहाट रामनगर से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चा गर्माती रही है और प्रदेश में कांग्रेस के 70 टिकटों पर सीईसी को निर्णय लेना है। इनमें से तकरीबन 45 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। बाकी बची सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह टिकट के दावेदारों की लिस्ट में वो लिखित ब्यौरा स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप चुके हैं। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी अब प्रत्याशियों के पैनल को सीईसी को सौंपेगी और सूत्र के अनुसार टिकट जारी करने से पहले पार्टी पूर्व मंत्री हरक सिंह की वापसी पर फैसला भी ले सकती है।
और हरिद्वार जिले के रुड़की में मेडिकल स्टोर संचालक की नहर में गिरने से मौत हो गई है। तो वहीं रात के समय राशन लेकर वो साइकिल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान वो गंगा नहर पर बने रेलवे पुल से होकर निकले और इसी दौरान अचानक ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। दरअसल सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुर स्थित न्यू एनक्लेव निवासी सुबोध आर्य गंगानगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड पर मेडिकल स्टोर चलाते थे और बुधवार की रात वो मेडिकल स्टोर बंद करके साइकिल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान उनके पास में घर का राशन भी उन्हें लेना था, जिसके बाद वो रेलवे पुल से होकर निकल रहे थे, लेकिन अचानक ही अनियंत्रित होकर साइकिल समेत वो गंगा नहर में गिर गए। गंगा नहर में डूबने से उनकी मौत हो गई। देर रात जब वो घर तक नहीं पहुंचे तो सजन को चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने रात भर उन्हें तलाश किया, लेकिन सुबोध का कोई पता नहीं चल पाया। सुबह किसी तरीके से ग्रामीण ने मेडिकल स्टोर संचालक का शव गंगनहर पुल के नीचे किनारे पर अटका हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को और परिजनों को मामले की सूचना दी गई। और चुनाव को अब जातिवाद से साधने का भी प्रयास होने लगा है। जिस प्रत्याशी की जितनी बड़ी बिरादरी और रिश्तेदारी है, वो उतने ही वोट का आकलन करने लगे हैं। नामांकन की तारीख नजदीक आते ही इंटरनेट मीडिया के जरिए वो लगातार संपर्क भी बनाए हुए हैं। तो वहीं राजनीतिक दल भी टिकटों को लेकर गुणा भाग करने में जुटे हैं। बड़े दलों ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी दौरान बड़े दलों के अलावा अब छोटे दल और निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरने को आतुर हो गए हैं। जैसे जैसे नामांकन की तिथि नजदीक आ रही है, निर्दलीय इंटरनेट मीडिया के जरिए दावेदारी ठोकने लगे हैं। और अभी तक आपने और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर अभी हाईकमान में मंथन ही जारी है। बसपा भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के अलावा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी भी गुणा भाग लगाने में जुटी है। दोनों ही सीटों पर अभी तक हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बने हैं और 2022 का चुनाव रोचक होने जा रहा है। प्रत्याशियों के चयन के बाद रिश्तेदारी, नातेदारी, राजपूत, ब्राह्मण जैसे तमाम वोटों को साधने का प्रयास किया जा सकता है। अब वहीं आपको बता दें कि जहां बात नहीं वहां पाया जा रहा है, ये सब कुछ दिखाई देता है। बल्कि वहां तक गया जहां से दिखाई ना देने के बाद भी सब कुछ दिखाई देता है। जीवन में कुछ कर गुजरने की लालसा हो तो ये मायने नहीं रखता कि बाधा कितनी बड़ी है, जज्बा होना चाहिए। चंपावत जिले के अल्मोड़ा गांव में निवासी प्रकाश भट्ट एक ऐसे ही शख्स हैं जिनकी कोशिशों को लोग सलाम करते आ रहे हैं। आंखों की रोशनी गायब होने के बाद भी प्रकाश लोगों को उजाले की राह दिखा रहे हैं। चंपावत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर अमोड़ी गांव निवासी प्रकाश भट्ट की एक आंख बचपन से ही खराब थी। 9वीं कक्षा की पढ़ाई करते करते उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई और वर्तमान में प्रकाश की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। दोनों ही आंखें खराब होने की वजह से प्रकाश आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। अभी वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला, पहाड़े, कखरा और अंग्रेजी और हिंदी की कविताएं, सामान्य ज्ञान और पर्यावरण से संबंधित विषय में मौखिक रूप से पढ़ाते हैं। गांव के 15 से 20 बच्चे उनके पास पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुबह और शाम 2 पारियों में बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। इससे उनका जेब खर्च निकल जाता है। और हरक सिंह रावत को निष्कासित करने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को एक झटका दिया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उनके साथ महिला कांग्रेस की कथित उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता और सचिव वंदना गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई। उधर कांग्रेस ने सरिता आर्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। बता दें आपको कि बीते सप्ताह ही सरिता आर्य ने कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाए थे। उनका कहना था कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड कांग्रेस को भी कम से कम 40 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देना चाहिए। उन्होंने बीते समय में भी मीडिया के सामने ये कहा था कि अगर भाजपा टिकट देगी तो वो उसमें चली जाएंगी।
सोमवार को अचानक ही सरिता आर्य भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंची। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ मिली और उन्होंने पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई गई। इस बार इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो किसी शर्त पर भाजपा में नहीं आई हैं। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो अपनी सेवाएं जरूर देंगी। अब उनसे उनका टिकट मिलने की शर्त पर भाजपा में आने का सवाल पूछा गया तो वो सिरे से इसको टाल गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कहा है कि महिला कांग्रेस की पूरी टीम का उनके साथ आना इस बात की पुष्टि करता है कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस में अच्छा रवैया नहीं है।